अन्नाने मतदान यादीमध्ये हेराफेरी केलेली आहे. ती हेराफेरी आता राहुल गांधी ने शोधून काढलेली है सगळी कागदोपत्री. मेरा 90 साल का हो चुका हूँ, मैंने इतने कानून बनाए, तुम भी करो, अभी मैं कब तक करते रहूं ऐसा वैसा. अन्ना जी, आपके अगर समझो शारीरिक अवस्था ऐसी है, मानसिक अवस्था ऐसी है, तो आप कम से कम हमें आशीर्वाद दीजिए. उन्होंने मेरे कैमरामैन को रोका, शूटिंग रोका, वीडियो शूटिंग रोका तो रोका, फिर भी मेरी बातें जरूर जारी रही. तो उन्होंने क्या किया, मेरे आदमी का जो वीडियो था वो डिलीट करवा दिया. वॉइस ओवर 14 के बाद अन्ना जस्ट लाइक ए डेड पर्सन. अन्ना कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे. और कभी कभार एक दो बार अन्ना ने राडेगंज सिटी में कोशिश की, और ये क्या देवेंद्र फडणवीस और हमारे गिरीश महाजन जाके उन कानों में कुछ बताया. Raleganj Siddhi, the village that became the symbol of India's fight against corruption. Back then, thousands had rallied behind Anna Hazare. Among them was an activist from Jalgaon, Shivram Patil. He too was part of India Against Corruption movement, inspired by Anna's call for clean politics. But this August, Patil returned to Raleganj Siddhi not as a follower but as a challenger. Standing face to face with his former mentor, he asked the uncomfortable question: why this silence on vote chori? Why no protest, no hunger strike, no call to the people when allegations of electoral theft are being raised at the highest levels? Patil carried voter lists, evidence, and a reminder of Anna's own legacy. The same legacy, he argued, that demanded a stand today. For over an hour, Patil pressed Anna Hazare to speak up. He accused authorities of keeping him under pressure, even under watch, and warned that silence now would mean betrayal of the very ideals that once shook Delhi. It wasn't just a confrontation, it was a moment of reckoning between an old leader and a disciple who refuses to stay quiet. Lokmat Times caught up with Shivram Patil to ask him what forced him to take the confrontation route. You will hear Shivram Patil in his own words. पिछले कुछ दिनों से वोट चोरी का मुद्दा बड़े पैमाने पर उठने लगा था. दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ. इसके बाद पुणे में कुछ दिनों पहले एक पोस्टर लगे थे और इसमें अन्ना हजारे को कुंभकर्ण के साथ दिखाया गया था. अन्ना हजारे से लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर अन्ना हजारे इस वोट चोरी के मामले पर चुप क्यों हैं. और उसी के बाद एक वीडियो आया जिसके अंदर एक शख्स अन्ना हजारे से मिलने रालेगंज सिद्धि पहुंचा और यहां पहुंचकर वो अन्ना हजारे को उस वीडियो में ये बताता हुआ नजर आ रहा था कि किस तरह से चोरी हुई है और इस मामले पर अन्ना हजारे को आगे आना चाहिए. उन्होंने इस वीडियो में ये भी बताया कि अन्ना हजारे ने 2011 में कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो अब जो वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है उसको लेकर भी आवाज उठानी चाहिए. ये वीडियो इतना वायरल हुआ है कि हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि ये शख्स कौन है और अन्ना हजारे से क्या बातचीत हुई, अन्ना हजारे ने इस पर क्या कहा और आगे क्या लगता है कि अन्ना हजारे इस वोट चोरी के वाले मुद्दे पर क्या कदम उठाएंगे. और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जलगांव से जुड़ चुके हैं शिवराम पाटिल जी, जो उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे. मैं आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखा देता हूं, फिर शिवराम पाटिल जी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सारी बातें हुई थी अन्ना हजारे के साथ. आप देखिए पहले ये वीडियो. तो आपने ये वीडियो देखा. इस वीडियो में शिवराम पाटिल बड़े ही अच्छी तरीके से अन्ना हजारे को समझा रहे हैं कि किस तरह से वोट चोरी का मामला सामने आया. एक एक घर में 80-80 लोगों के नाम जो है वो रजिस्टर्ड किए गए. एक छोटे से खोली के अंदर, झोपड़ी के अंदर कई लोगों के नाम बताए गए. 0 नंबर का रूम दिखाकर लोगों के नाम रजिस्टर्ड किए गए. साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अन्ना हजारे ने 2011 में आरएसएस को साथ दिया, दूसरी पार्टियों को साथ दिया. अब वक्त आ चुका है कि इस मुद्दे पर भी सवाल उठाया जाए. तो इसी पर बात करने के लिए शिवराम पाटिल जी जलगांव से जुड़ चुके हैं. उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनकी बातचीत हुई और क्या इस पूरी बातचीत का जो कंक्लूजन है वो निकलकर सामने आ रहा है. शिवराम पाटिल जी हमारे साथ लाइन पर है. शिवराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत में, लोकमत हिंदी में. शिवराम जी, मुझे ये बताइए कि आप किस तरह से आपने अन्ना हजारे से मिलने का प्लान बनाया और क्या सारी बातें हुई उस दिन. हालांकि मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर पद पे था जब अन्ना का लोकपाल विधेयक के बारे में जो आंदोलन था वो अच्छे मोड़ पे आया था. तो मैंने 2010 में इस्तीफा दिया. मेरी 10 साल की सर्विस बाकी थी और अन्ना के आंदोलन में पूरा शरीक हो गया. मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होने के नाते मैं उसमें शामिल नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने इस्तीफा दे चुका. और अन्ना के आंदोलन में मैं शामिल हुआ, दिल्ली तक गया,
जंतर मंतर पे बैठे थे शुरू के दिन में, अरेस्ट हुए, बाद में रामपाल में बैठे, वहां भी गया, पूरा शरीक हुआ मैं, जब तक कि अरविंद केजरीवाल का जो असेंबली इलेक्शन न हो जाए तब तक। और अभी भी मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जब वो पुणे में अन्ना के खिलाफ ऐसा पोस्टर लगाया गया कि अन्ना मतलब कुंभकर्ण के जैसे सोए हुए हैं और जागेंगे कब, जब कांग्रेस की सत्ता आएगी तब। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मेरी निष्ठा थी अन्ना के प्रति, क्योंकि मेरे वो गुरु थे, तो मुझे रहा न गया। और दूसरा, जो सोशल मीडिया पे जो अन्ना के प्रति लोगों ने जो कमेंट्स किए, वो मुझे बड़े दुखदायी ठहरे। तो मैं सीधा, एक तो मेरे साथी थे एडवोकेट शिवाजीराव ढमाले नगर के, जो एयर कमांडिंग ऑफिसर रिटायर आरपी हालत में अभी अपना अहमदनगर कोर्ट में, अहिल्याबाई नगर कोर्ट में वो वकालत करते हैं, उनको लेके गया मैं। तो मैंने कुछ ऐसे मुद्दे अन्ना के सामने लिखित स्वरूप में पेश किया, तो अन्ना ने पढ़े भी। और वो मुद्दे जो थे मेरे, अन्ना ने एक एक मैंने उनको समझाया कि अन्ना जी देखो, बात इस तरीके से हो रही है कि राहुल गांधी जो है वो एक जिम्मेदार आदमी है, मतलब एक विपक्ष के लोकसभा में वो नेता है, और कल वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मतलब ऐसे जिम्मेदार आदमी जो है, वो हमारे एमपी रहे 4 टर्म से। तो वो सवाल पूछ रहा है कि भाई, एक आदमी को तुम अगर 50 लड़के बताते हो, इनफैक्ट वो तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। वो तो बोलता कि मुझे 2 ही लड़के। दूसरा कोई घर है 10 बाय 10 का, उसमें तुम 60 70 80 लोगों के नाम लिख चुके हो, ये भी गलत है। और योगेंद्र यादव जी ने तो कोर्ट में हाजिर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में, देखो ये मेरे साथ में जिंदा लोग है, उनको मृत घोषित कर दिया और उनका जो वोटर में लिस्ट में नाम कट करवा दिया। वैसे भी ऐसे कुछ लोग थे जो इनफैक्ट में मर चुके थे और उनके नाम वोटर लिस्ट में था, तो ये गलत था। और कुछ लोगों का एड्रेस 0 बताना, मतलब ये बहुत ही नाइंसाफी है, बहुत ही बदमाशी है। जो आदमी यूपीएससी पास होके चुनाव आयुक्त बनता है, इलेक्शन कमीशन, और उसके भरोसे पे हम रहते हैं, पूरी डेमोक्रेसी उसके ऊपर डिपेंड करती है। वो आदमी अगर उसका जानकार नहीं है, जवाब नहीं दे पाता है और आनाकानी करता है, आई थिंक सो जब राहुल गांधी ने उनको अपनी मिस्टेक अगर समझो खुलकर बताई, तो उन्होंने एग्री कर लेना चाहिए, हाँ यार हो चुकी है, मिस्टेक हो चुकी है, आई विल टेक द एक्शन, हु इज द फॉल्ट हियर। तो उन्होंने वो नहीं किया, वो राहुल जी को उल्टा सवाल करे कि तुम एफिडेविट अमोट हो। मैं ऐसा कहना है कि वाई सो राहुल गांधी, मैं एक सीधा सिटीजन भी उनको सवाल पूछ सकता हूँ जी। कि ज्ञानेश कुमार ये गलत है, तो उनको जवाब देना है कि ये कोई जरूरी नहीं वो सिर्फ पीएम मोदी को जवाब दे, ये कोई जरूरी नहीं कि वो सिर्फ राहुल गांधी को जवाब दे, ये कोई जरूरी नहीं कि वो ममता बनर्जी को दे या शरद पवार को दे, मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। क्यों? मेरे वोट से ये डेमोक्रेसी चल रही है। तो मुझे बड़ा दुख लगा कि एक मेरा नेता था जिसने बड़े आंदोलन किए, 8 कानून बनाए, और उन्हें 2011 में लोकपाल विधेयक के बारे में जो कोई अपना आंदोलन किया रामलीला मैदान पे, तो 2 दिन का अपना पार्लियामेंट्री अधिवेशन बुलाया गया, बहुत अच्छी इंसाफी की, भले वो लोकपाल विधेयक पास हो ना हो। तो मैं अन्ना जी के पास गया, अन्ना जी अभी तुम्हारा बहुत रेस्ट हो गया 11 साल, आप उठो, बहुत ये मतलब डेमोक्रेसी खतरे में है। उस टाइम तो तुम अब कानून बना रहे थे, कानून बनना न बनना इतना ये नहीं है, मगर जब डेमोक्रेसी खतरे में आ चुकी है कि जाली वोटों से अगर हमारा एमपी चुन के आता है, वो जाली एमपी होता है, और जाली एमपी से अगर पीएम चुन के आता है, वो पीएम भी जाली होता है, वो झूठा होता है, वो कामयाब नहीं हो सकता। तो मैं अन्ना को अपील किया और समझाया, अन्ना ने बड़ी शिद्दत से मेरी बात सुन ली। मुझे यकीन है कि अन्ना ने मेरी बात सुनी, क्यों कि जब भी अन्ना को कुछ चीजें ऐसे सुनाई दिया, तो अन्ना ने मुझे क्रॉस भी किया, जैसे कि बोला हाँ कितने 50, इसका मतलब आई एम श्योर दैट अन्ना मेरी बातों को सब समझ चुके हैं। फिर मैंने अन्ना को अपील किया, अन्ना जी आप उठो। अगर बोले, अन्ना ने मुझे जवाब दिया कि बोले मेरा 90 साल का हो चुका हूं, मैंने इतने कानून बनाए, तुम भी करो, अभी मैं कब तक करते रहूं, ऐसा वैसा। अन्ना जी आपके अगर समझो शारीरिक अवस्था ऐसी है, मानसिक अवस्था ऐसी है, तो आप कम से कम हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपके अनुयायी है, हम करेंगे आंदोलन। क्योंकि पॉलिटिक्स करने वाले मोदी हो या राहुल गांधी हो, मगर मुझे तो देश की डेमोक्रेसी की बहुत फिक्र पड़ी है, और आपको भी होनी चाहिए। देश मेरा भी है, आपका भी है, ना कि राहुल गांधी का, ना कि नरेंद्र मोदी का। मैंने इस तरीके से अन्ना जी को करीबन आधा घंटे बातें की, मगर ये बातें करने के बाद भी अन्ना जी ने कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया, अपना उम्र का बहाना बताया। मैंने आई रिस्पेक्ट अन्ना, मैं उनको कंडेम नहीं करना चाहता हूं, मगर मुझे एक बात और आई कि मेरा जो कैमरामैन था, फोटोग्राफर, तो मेरी बातें राहुल गांधी जी। ऐसा जाते जाते उन्होंने मेरे कैमरामैन को रोका, शूटिंग रोका, वीडियो शूटिंग रोका, तो रोका, फिर भी मेरी जी। बातें जरूर जारी रही। मुझे मालूम नहीं कि मेरे आदमी को रोका, तो उन्होंने क्या किया, जी। मेरे आदमी का जो वीडियो था वो डिलीट करवा दिया। वाई सो बार
वाइस पार मैं और अन्ना कोई गलत बातें कर रहा था, कोई मैं हिंदुस्तान का बेच रहा था किसी को, चीन पाकिस्तान को? ये तो डेमोक्रेसी की बातें थी। अगर पुलिस वो जिम्मेदार आदमी है, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट, इनको भी समझना चाहिए ये नौकरी करता है पुलिस कितना बड़ा, ये नहीं कि वो चीन पाकिस्तान का सिटीजन है, वो भी भारत का सिटीजन है। तो मैं ये बोलता हूँ वो पुलिस ने ऐसे एक्शन नहीं लेना चाहिए था, और वो अन्ना ने वो सहन किया, देख लिया, मुझे बुरा लगा। जो अन्ना एक बार रामलीला मैदान पे भारत का झंडा लहरा रहा था, निर्भय बनो, हिंदुस्तान का आजादी, आजादी कायम रहे, कामयाब रहे, ये नारा देने वाला आदमी वहां कुछ बोल नहीं रहा। तो मैं ये सोचा कि पुलिस ने क्यों मेरा वीडियो रोका, पुलिस ने क्यों मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट किया, वो मुझे बड़ा आक्षेप लगा कि यहाँ अन्ना मतलब हाउस अरेस्ट हो सकते हैं, नजर कैद हो सकते हैं, और ये भाजपा की चाल हो सकती है। मैं अन्ना को ब्लेम नहीं कर सकता। आई थिंक सो फार अन्ना मे बी हाउस अरेस्टेड बाय दैट बीजेपी, एंड दिस बॉडीगार्ड्स आर नॉट फॉर द फिजिकली बॉडीगार्ड, दोज बॉडीगार्ड आल्सो मेंटली बॉडीगार्ड। मतलब अन्ना का किसी के साथ बातचीत ना हो जी। तो ये बहुत गलत है। जो मेरा सोशल वर्कर है, ज्येष्ठ ना मतलब समाज सेवक मेरे हिंदुस्तान का, जिसको पूरी दुनिया जानती है, उस आदमी को अगर तुम बात करने को मना करते हो, आई थिंक सो फार हियर दी ऐसा लगता है मुझे कि ये तानाशाही शुरू हो रही है, दैट मे बी डिक्टेटरशिप, ये मे बी। ये बताइए कि अन्ना हजारे क्यों क्यों नहीं लग रहा है कि अन्ना हजारे क्यों इस मुद्दे पर बोल नहीं रहे हैं? इतना बड़ा मामला है और सब लोग सब जगह से आवाज उठा रही, कोई ना कोई अपना मत तो रख रहा है। अन्ना हजारे ने क्या अपना कोई मत रखा है इस पे कि ये गलत है, इस सही है, या फिर कोई चूक हुई है, या फिर राहुल गांधी कोई गलत मुद्दा उठा रहे हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन खराब है, मतलब गलत काम कर रहा है? ये सारी चीजें कुछ अन्ना ने, जब आपने वो सारी बातें रखी तो अन्ना हजारे ने क्या कहा है? अन्ना हजारे ने अपनी उम्र का बहाना बताया, इनएबिलिटी का बहाना बताया कि मेरी उम्र हो चुकी है। मुझे ऐसा लगा कि अन्ना मेरी सब बातों को समझ चुके हैं, और ऐसा नहीं मेरा रीडिंग हुआ कि अन्ना जानबूझकर कर रहे हैं या वो किसी दबाव के कारण कर रहे हैं। मतलब ऐसा मुझे एक लगा जी। कि शायद पहला तो जो मुझे ऐसा अनुभव आया कि दबाव तो है अन्ना के ऊपर, जब ये पुलिस लोगों के एक्शन है वो गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि अन्ना हजारे किसी भी आदमी को मिलना चाहिए। कोई आदमी शस्त्र अस्त्र लेके अगर उसको धोखा दे तो वो पुलिस का काम है उसका प्रोटेक्ट करना, मगर यहाँ तो ऐसी बात है ही नहीं ना, है नहीं ना। हमें चेक करे, तुम हमारे सीने पे गन लगा तो के रखो, जब हम गलत करेगा तो यू फायर मी नाउ देयर, मगर मेरी जो आवाज है वो अन्ना को पहुंचे और अन्ना की आवाज मुझे पहुंचे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने अन्ना को नजर कैद करके रखा है और अरेस्ट करके रखा है, और वो किसी को बोलने नहीं देते। मगर मैं एक हमेशा जाने वाला आदमी था, अनुयायी था, पुलिस वाले मुझे पहचानते थे, इसलिए उन्होंने अलाउ किया, बाकी तो अलाउ करते ही नहीं। ये मैं समझ गया कि ऐसा जो अन्ना हजारे जैसा समाज सेवक को भाजपा ने ना कि वो 4 दीवारों के जेल में रखा है, मगर यहाँ तो रखा है, ऐसा मुझे लगा है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि चलिए किसी ने भी जेल में रखा है या नजर कैद करके रखा है, लेकिन जब आपकी बातचीत हुई, हम्म, हमारे पास कुछ 1.5 मिनट का या 2 मिनट का कुछ वीडियो आया हुआ है जो काफी वायरल हो रहा है। जी। उसके बाद कितनी देर तक आपकी बातचीत हुई? उस बातचीत में अन्ना हजारे ने क्या रिप्लाई दिया? क्या अन्ना हजारे इंटरेस्टेड लग रहे थे कि हाँ भाई ये तो गलत हो रहा है? अन्ना हजारे का रिस्पॉन्स क्या था? टोटली मेरी आधा घंटा बातें हुई, भले मुझे रिकॉर्डिंग 2 मिनट की मिली हो, तो जितनी बच गई जी। काने कोने में, जितना डिलीट ना कर पाए वो लोग, उतनी शायद अक्ल उनमें ना होगी जैसा। तो अन्ना ने रिस्पांस में सिर्फ मेरी तरफ देखते रह गया, जब कोई सुनना चाहते तब उन्होंने सिर्फ क्रॉस किया, जैसे कि 50, और देखता हूँ, करता हूँ, मैं पूरी जानकारी लेता हूँ, ऐसा भी उन्होंने कुछ बोला। और वो जो उम्र का बहाना वो तो पता है, वो बार बार रिपीट नहीं करता हूँ, मगर अन्ना ने इस तरीके से इनएबिलिटी मुझे वो जो दिखाई, वो मुझे ठीक नहीं लगा। फिर भी मैंने कोस-कोस के अन्ना को बार-बार पूछा, "अन्ना जी कुछ तो बोलो, कुछ तो राय होगी आपकी।" तो अन्ना जी ने येस, नो कोई रिप्लाई दिया नहीं। अन्ना ने जी चुप्पी साध ली, बहाना बना लिया, और मुझे कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया नहीं। मैंने बोला, "आप अगर वहाँ जा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते तो हमें आशीर्वाद दीजिए, वो काम हम कर लेंगे। हम आशीर्वाद दीजिए और यहाँ से ऐलान कर दिए, अगर समझो वोट की चोरी होती है, वोट की अगर चोरी होती है तो डेमोक्रेसी बाधित होती है, और ऐसी वोट चोरी से, जाली वोटों से, झूठे वोटों से अगर कोई एमपी चुन के आता है और उन एमपी के द्वारा वो पीएम चुन के आता है, वो गलत है। तो मेरी मांग थी वो ज्ञानेश कुमार नाम का जो कोई अपना इलेक्शन कमिश्नर जो है, उसे तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ओवरऑल ही इज नॉट ए ओनर ऑफ दिस इंडिया,
He is the paid servant of this India. He has to obey all the rules and follow the rules. Whenever there is objection by any party or any person of, or any citizen of India, he should take the action and reply for that question. ऐसा मेरा मानना है. मैंने ये बातें अन्ना से सीखी और अन्ना मेरी पूरी बातों को समझ चुके, मगर अन्ना ने उस वक्त यस नो कोई भी जवाब नहीं दिया. ये तो आप अन्ना हजारे के आंदोलन को पिछले 2011 से 8 से या 9 से आप जानते हैं, 2009 में काफी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, तो उस वक्त से वो आंदोलन में आप उनके साथ थे. अब अन्ना हजारे में कितना बदलाव आ गया है, यानी कि जब 2014 के बाद जब एनडीए की गवर्नमेंट आई, मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद अन्ना हजारे के को आप किस तरह से देखते हैं? क्या 2014 के पहले अन्ना हजारे अलग थे और 2014 के बाद अन्ना हजारे बदल चुके हैं? यस यस, बहुत सही सवाल है. मेरा और मेरे जो साथी जो है अन्ना के अनुयायी, हम सब लोगों का ये रीडिंग रहा है 2014 के बाद अन्ना जस्ट लाइक ए डेड पर्सन. अन्ना कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, और कभी कभार एक दो बार अन्ना ने राडेगंज सिद्धि में कोशिश की, और ये क्या देवेंद्र फडणवीस और हमारे गिरीश महाजन जाके उन कानों में कुछ बताया, पते नहीं इन्होंने क्या बताया. हालांकि ऐसी बातें कानाफूसी नहीं होना चाहिए, ये ऐसी बातें ओपन होनी चाहिए जो पब्लिक को मालूम पड़े और अपने प्रेस को भी मालूम पड़े. मगर मुझे ऐसा लगा कि 2014 के बाद इन लोगों ने अन्ना को जस्ट लाइक अरेस्ट कर चुके हैं, और अन्ना को जो मुझे बोल रहे थे कि निर्भय बनो, शायद वो डर चुके हो, ऐसा मुझे लग रहा है. ये दैट मे बी, मतलब हम लोग आप आपस में बात कर रहे हैं, जैसे अशोक शब्बन जी है, जैसे वो एडवोकेट ढमाली जी है, मैं हूँ, धुलिया की राहुल भारती जी है, ऐसे बहुत लोगों से मैं वार्तालाप कर रहा हूँ. मैं सुरेश पठारी का भी खोज की, उधर मुझे मिले नहीं, अगर मिले तो मैं बात करूंगा ही, जरूर जरूर करूर दूंगा. मगर मेरा मानना है कि अन्ना 2014 के बाद इन लोगों ने अरेस्ट करके रखा है, नॉट फिजिकली, मेंटली ऑल्सो, और ये गलत बात है. आई थिंक सो फॉर नाउ डेमोक्रेसी हैज बीन लैप्स्ड हियर. Now dictatorship may be started from here. Just like that, I have been given the example another person, that Satpal Malik, very honest person, that before the lieutenant governor of that Jammu and Kashmir, उनको भी हालत यही कर दी. नेक्स्ट टाइम हमारे अभी अभी हालत मेरे सामने दिख रही, उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ बहुत ईमानदार आदमी है, वो आदमी की भी हालत एक खराब कर दी, और वो भी अभी लोगों की नजरे में नहीं है. क्यों? एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गया आदमी, जिम्मेदार आदमी, कितनी बार वो मतलब पार्लियामेंट का सदस्य रहा, वो आदमी अगर पब्लिक मानना हो तो कितना गलत बात है, कितना गलत बात है. तो ये मुझे लग रहा है कि अब अभी हिंदुस्तान के लोगों को सोचना चाहिए, कुछ तो भी गलत तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है. ये अन्ना हजारे को क्यों, किस तरह से, अगर आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि अन्ना हजारे के ऊपर प्रेशर बनाकर उन्हें चुप करवाया जा रहा है, तो किस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है? क्या ऐसा कुछ, आपने कहा कि गिरीश महाजन या देवेंद्र फडणवीस आके कान में कुछ बोल देते हैं और उसके बाद आंदोलन वापस लिया जाता है, तो ऐसी ऐसी कौन सी चीजें हुई है जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि क्या अन्ना हजारे चुप हो रहे हैं, क्या अन्ना हजारे को डराया जा रहा है? मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. अपने ललित नारायण मिश्रा जी, जो अपने रेलवे मंत्री थे इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में, उनका जब एक्सीडेंट हुआ, वो कैसा हुआ वो मैं बता नहीं सकता, मगर उनकी ट्रीटमेंट के लिए कहां से कहां तक इन लोगों ने ट्रेन में ले गए कि जहां तक वो मर न जाए. ऐसा होता है. तो अभी ये दो एग्जांपल मैंने दिए, सतपाल मलिक और धनखड़ साहब के. और मुझे ऐसा लगता है, और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे वो मराठा जो समाज के नेता है मनोहर जरांगे, ये जब अनशन को बैठे उस टाइम गिरीश महाजन जी कुछ ऐसा एक न्यूज़पेपर आड़ा करके उनके कान में कुछ कानाफूसी कर रहे थे. हाँ, ये अगर लोगों को तो सुनाई दिया नहीं, कुछ ही न्यूज़पेपर को सुनाई नहीं दिया, पत्रकार को. मगर मैं जब उनको मिलने गया उनके गांव में, वो जो अंतरवाली सराठी में, सब बातें होने के बाद में मैं नजदीक गया. मनोज जी, गिरीश महाजन ने जो पेपर ऐसा आड़े करके आपको क्या बताया और आपने क्या बताया, मतलब आपने आपस में क्या सौदा हुआ, कुछ क्या हुआ, ये तो बताओ. तो मेरे को बौखला गए, एकदम गुस्सा खा गए. अरे यार काका, तुम क्या उम्र है, तुम कैसी बातें पूछ रहे हो. नो यार, इसका जवाब तो मिलना चाहिए. तो मुझे क्या लगा, व्हाट माय इंटेंशन वाज देयर, कि गिरीश महाजन ने मनोज जरांगे को कुछ तो भी धमकाया होगा. क्या धमकाया जाता है? मैं हमेशा आंदोलन करने वाला आदमी हूँ. जैसे अनशन पे बैठा, हम आपको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे और हॉस्पिटल लेने के बाद में ऐसी दवा देंगे कि तुम वापस घर नहीं आ पाओगे. ये तरीका पॉलिटिक्स में होता है, मुझे अनुभव है.
कि पुलिस वाले भी ऐसे करते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं कि हम जो भी ट्रीटमेंट लेंगे हमारे प्राइवेट डॉक्टर से लेंगे, सिविल डॉक्टर से नहीं लेंगे, क्योंकि सिविल डॉक्टर का अनुभव तो आपको भी होगा पुणे में क्या क्या हुआ है। तो इसलिए जी मुझे ऐसा लगा कि मनोज जरांगे को जब पूछा तो उनको बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने अन्ना जी को भी यही पूछा, अन्ना जी आप चुप क्यों, अन्ना जी चुप क्यों, जी बोलो तो सही, बोलो तो सही। जब जी पुलिस वालों ने हमको बोला भाई काका तुम्हारा टाइम हो चुका है, तुम अभी बस, हमने अलाउ किया, बस 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 बस, उन्होंने हमको बाहर निकाल दिया, हम चले गए। मुझे बड़ा बुरा लगा कि ना तो मैं अन्ना के साथ बात कर सकता हूँ, ना अन्ना मुझे कोई जवाब दे सकते। तो अन्ना मेरे नेता थे, मुझे बड़ा दुख लगा। अन्ना को आप कितने करीबी से जानते हैं? मतलब आप रामलीला मैदान में, दिल्ली में जंतर मंतर पर आप आंदोलन में बैठे, मुंबई में आजाद मैदान में भी आप आंदोलन में उनके साथ हुए रहेंगे। अन्ना हजारे को आप किस मतलब कितना करीब से जानते हैं? किस तरह से अन्ना हजारे मतलब एक आंदोलनकारी तो है ही वो साथ में, लेकिन पर्सनली आप उनको जानते हैं, तो क्या लगता है कि क्या वो किसी चीज से डरने वाले इंसान हैं? ऐसा, मैं करीबन 20 साल से अन्ना जी को पर्सनली जानता हूँ, और 10 बार तो मैं राड़ेगंज सिद्धि में जा चुका हूँ, जबकि दिल्ली में भी गया, मैं नंदुरबार में उनका ही था, अमल जलगांव में आया उसमें मैं शरीक था। मगर अन्ना जी एक मिलिट्री पर्सन है, बहुत अच्छे, बार बार विवेकानंद जी की बातें जी करते हैं कि मैं उनकी किताब पढ़ी हूँ, मुझे ईमानदार तो लगती है। उन्होंने ना शादी ना बच्चे ने कुछ की, और ये भी बात सही है, उन्होंने कोई करप्शन तो किया ही नहीं है उनके गांव में भी, राड़ीगंज सिद्धि में। भले लोगों का पॉलिटिक्स जो भी हो, पर अन्ना एक साफ सुथरा इंसान है, मैं जानता हूँ। और मैंने इसके पहले भी अन्ना जी की एक रूबरू मुलाकात ली थी कि अन्ना जी आप ये ऐसे कर सकते हैं, तो मेरा ये धर्म है। बोले आपका पढ़े लिखे नहीं है, नहीं, बोले मैं जब किसी काम को शुरुआत करती हूँ तो मुझे अपने आप ज्ञान आ जाता है, और आप जैसे लोग मुझे साथ देते हैं तो मैं सक्सेस हो जाता हूँ। मैंने अन्ना को बहुत करीब से, मैं अन्ना के साथ खाना खाया हूँ, बैठा हूँ, इंटरव्यू लिया हूँ, और उनकी मन की बातें खोजने की कोशिश की हूँ, जैसे आप मेरे मन की बात खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी अन्ना जी ने आज तक मुझे, मैं अन्ना जी बहुत अच्छी ईमानदार लगे, और मैं कुछ एलिगेशन अन्ना पर नहीं लगा सकता कि उन्होंने कुछ करप्शन किया होगा, कोई क्लच में आया होगा, कोई पाप किया होगा, ऐसा नहीं लगा मुझे। मगर एक है कि जो सरकार नाम की जो चीज होती है, जिनके हाथ में सब होता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स, जी तो उसका वो गलत फायदा उठा के किसी भी शरीफ आदमी को इस तरह के इस मोड़ पे ला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि हमारे देश में एक महात्मा गांधी को गोली मारने वाले भी लोग हैं, कि महात्मा गांधी ने क्या जी पाप किया था, वैसे अन्ना ने कुछ पाप नहीं किया है, ऐसा मुझे लगता है। जी कि मैं उनका अनुयायी है और करीबी जानता हूं, आज भी निश्चित हूं, भले अन्ना मुझे रिस्पॉन्स ना देवे, भले अन्ना मुझे कंडेम करे या दोष देवे, मगर आई रिस्पेक्ट मिस्टर अन्ना हजारे, ही इज माय गुरु, और आई रिस्पेक्ट, ही इज नॉट एट द फॉल्ट, ही मे बी इन द फॉल्ट, ऐसा मुझे लग रहा है। आपने आपके जो वीडियो है 2 मिनट का जो वीडियो, उसके अंदर एक बात कही कि उस वक्त अन्ना हजारे ने आरएसएस का साथ दिया, उस वक्त अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, और आज कांग्रेस का साथ देना चाहिए। तो उस वक्त आरएसएस का कितना इन्वॉल्वमेंट था अन्ना हजारे के इस पूरे आंदोलन को लेकर? श्योर श्योर, क्योंकि जब मैं आंदोलन में था तो हमारे कंधे को कंधे लगा के कौन खड़े थे, ये तो मैं जानता हूँ। और भाजपा आरएसएस ये जो है, भले ये पूरा जो मतलब ड्रामा जो है, ये जी पूरी जो स्क्रिप्ट जो है, भले ही इसने बनाई होगी अरविंद केजरीवाल ने, मगर उसमें आरएसएस के और बीजेपी के लोग थे, मैं था, और मैं उनके साथी था। जब हम 2 4 5 10 20 हजार लोग एक साथ लड़ते हैं, तो हमको तो एक दूसरे का इंटेंशन मालूम होता है, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है वो भी हमको समझ में आ जाता है। इसलिए मैं बोल लिया, आज भी कहता हूं कि वो आंदोलन भाजपा, आरएसएस, अरविंद केजरीवाल इन्होंने किया था, और मैं कोई कांग्रेस का दुश्मन नहीं था, ना तो इनका दोस्त था, मगर एक सोशल वर्कर के नाते मुझे ऐसा लगा कुछ गलत होने जा रहा है। इसके लिए लोकपाल की जरूरत है कि जो उच्च पदस्थ जो हमारे है ऑफिशियल्स, उनकी भी इंक्वायरी कर सके, ऐसा मुझे लग रहा था। और मेरा समझ था कि अन्ना इज ऑन द राइट पाथ, आई शुड सपोर्ट, एंड हेंस वो मेरे साथ आरएसएस हो या भाजपा हो, ये कोई मेरा समझ नहीं कि आरएसएस वाले गलत है, भाजपा वाले गलत है, नो नो नो, ऐसा मेरा मानना नहीं था और आज भी नहीं मानता। मगर जो आदमी सियासत करता है, जो आदमी को सत्ता होती है ना, उसको उतरने का बड़ा दुख होता है। नरेंद्र मोदी को जब पीएम बनने के टाइम इतना आनंद हुआ, आज अगर नरेंद्र मोदी कुछ बोले कि वो कुर्सी खाली करो, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। दैट इज द फॉल्ट ऑफ द ह्यूमन काइंड। रावण भी इतना शूर था, मगर उसको जब लगा कि मेरी गुद्दी जाने वाली है, तो वो
शैतान बन गया, वो राक्षस बन गया। तो ऐसा राक्षस बनता है। ये अनुभव मुझे इंदिरा गांधी का टाइम पे था 1975 में। यही अनुभव मुझे आज नरेंद्र मोदी का आ रहा है कि नरेंद्र मोदी भले खराब आदमी न हो, भले बदमाश आदमी क्यों न हो, आरएसएस कोई बदमाश नहीं। मैं आरएसएस की बहुत माइनॉरिटी स्टडी की हूँ, बीजेपी की बहुत माइनॉरिटी स्टडी की है। आरएसएस वाले भी लोग को ऐसे देशद्रोही ही नहीं है, भले उनका काम का तरीका अलग हो, मगर वो हमारे साथ में शरीक थे। तो आई से श्योरली दैट आई वाज विद देम, एंड आई से दैट we are helping the RSS, BJP and the Arvind Kejriwal. And now I request to Anna to you also help now the राहुल गांधी। और राहुल गांधी भी एक लोगों का नेता है, और राहुल गांधी ने जो मुद्दा आज खोजा है वो बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। कल अगर मैं कांग्रेस के खिलाफ था, आज अगर कांग्रेस सही है और भाजपा गलत है, तो मैं कांग्रेस का साथ देना चाहिए। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी देशभक्ति है। तो आप ये समझ पा रहे हैं, लेकिन अन्ना हजारे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या सिर्फ एक प्रेशर ही जो है, जो आपने जिस हिसाब से बताया है कि पुलिस वाले वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अन्ना हजारे को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है? तो क्या अन्ना हजारे अगर एक आवाज उठा दे, तो क्या नहीं लगता है कि पूरी तरह से युवा एक बार फिर से उनके साथ आएगा, और ये जो काफी गंभीर मुद्दा है वोट चोरी का, इस मुद्दे पर एक बड़ा जन आंदोलन बनेगा? अन्ना मिलिट्री पर्सन है, वही बोल रहे थे कि निर्भय बनो। हम सुने थे, हम पे संस्कार हुआ निर्भय बनने का। हाँ, और वो मिलिट्री मैन है, और मैं मेरे साथ में भी एयर कमांडिंग ऑफिसर थे मिलिट्री मैन, उनका दोनों का रिश्ता है। मेरा तो गुरु शिष्य का रिश्ता है, उनका भी रिश्ता है। और मुझे नहीं लगता, दूसरा अन्ना करप्ट आदमी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अन्ना ने अपना पद का किसी को गलत एडवांटेज दिया हो। अभी भी मैं नहीं मानूंगा किसी बात को, अगर कोई बोले हुए तो आई विल नॉट एग्री दैट। तो अन्ना की हालत जो है, आई थिंक सो इंटेंशनली दिस पर्सन इज नॉट द डेमोक्रेसी, अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, नॉट अगेंस्ट द इंडिया। आई थिंक सो वो खुद ही डरे हुए हैं, ऐसा मुझे लगा है। तो यार दूसरी बात है कि ये बीच में 11 साल हो गए, और एक आदमी 11 साल अंदर रहने के बाद में उनकी मेंटलिटी ऐसी बन जाती है, दबोच में आ जाती है। अगर मुझे भी आज नरेंद्र मोदी ने अगर जेल में डाल दिया ना, 10-11 साल में मैं ऐसा हो जाऊंगा कि मरा या जिंदा आपको पता ही नहीं चलेगा। भले मैं रोटी खाऊंगा, खा जाऊंगा, ये करूंगा, मगर ऐसा होता है कि 11 साल के बाद आदमी की हालत बहुत खराब होती है। और मैं वहां भी गया था जहां आपने बैरिस्टर सावरजी को जेल में रखा था। लोग कुछ भी एलिगेशन लगावे, मुझे पसंद नहीं है। तो 11 साल जेल में रहने के बाद, एक कोठड़ी में रहने के बाद, जहाँ ना भाई ना बहन ना रिश्तेदार ना कोई नातेदार, कोई नहीं, तो आदमी की मेंटेलिटी खराब हो जाती है, खराब हो जी। जाती है। मैं वहां गया था पोर्ट ब्लेयर में, ये सब देखा मैंने। तो राहुल उस टाइम सावरकर ने जो भी किया होगा, लिखा होगा, मैं बताना नहीं चाहता, मगर मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है। तो अन्ना की 11 साल में ये मानसिकता बन चुकी हो। अन्ना जी कितने भी फौजी क्यों न हो, कितने निर्भय क्यों न हो, कितने भी प्रामाणिक क्यों न हो, मगर उस आदमी की हालत ऐसी हो जाती है। ऐसा तो मुझे लग रहा है दैट मे बी साइकोलॉजी दैट इज इफेक्टेड ऑन द बॉडी एंड पर्सन इज थिंकिंग लाइक दैट आफ्टर द 11 years, दैट मे बी पॉसिबल। अन्ना खराब नहीं है, अन्ना करप्ट नहीं है, अन्ना कुछ हमारे खिलाफ नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है, बहुत ऑनेस्ट पर्सन है। मगर ये गलती सियासत की है, जो अपने गंदे इरादे के कारण ऐसे लोगों को ये हाउस अरेस्ट करके रखते हैं। अगर अन्ना बाहर निकले, कुछ गड़बड़ की, शायद नॉट ओनली हाउस अरेस्ट, अन्ना अरेस्ट ही हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आज भी ये सियासत ने, नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे ऐसे कि जिन लोगों ने कुछ गलती करे न, कोई इंक्वायरी न हुई, फिर भी जेल में रख दिया। ईडी का, सीबीआई का कुछ भी बहाना हो, गलत तो हो रहा है। तो अन्ना को भी शायद डर होगा कि साला ये उम्र हो चुकी है और मेंटली ऐसी है, क्या करूं, कैसे करूं, बहुत किया मैंने, अभी 90 साल हो गया, अभी इस उम्र में क्या बोलूं, मैं बोलूंगा तो कोई सुनेगा क्या, कोई विश्वास रखेगा क्या। हाँ, और एक डाउट है अन्ना के मन में, ये आंदोलन करने वाले, जो आक्षेप लेने वाले जो लोग है, वो कांग्रेस वाले है। मैं पहले 11 साल कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था, अब उनके बाजू में जब लड़ूंगा तो शायद that moral is not allowed to help that Mr. Rahul Gandhi, and not allowed to go against that Mr. Modi and the BJP RSS. That is my conclusion. मेरा ये सवाल है आपसे कि 2009-2011 में आपने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, जन लोकपाल के लिए आंदोलन किया, लेकिन क्या वो आंदोलन सक्सेसफुल हुआ, या सिर्फ कांग्रेस सरकार से हटी लेकिन बाकी व्यवस्था उसी तरह की रही? क्या लोकपाल बिल पास तो हो गया, अधिनियम पास तो हो गया,
लेकिन आज भी लोकायुक्त ने, कई जगहों पर तो लोकायुक्त है नहीं, कई जगह पर लोकायुक्त है भी तो किसी बड़े नेता जो भी भ्रष्टाचारी है, ऐसे कई सारे लोग हैं, उन लोगों को आज तक सजा नहीं सुनाई गई है। तो क्या लगता है कि आंदोलन पूरी तरह से फेल था या सिर्फ सरकार गिराना ही एक उद्देश्य बन गया था? इसका जवाब एक पॉलिटिकल साइंस में मिलता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री में जी मिलता है। आदमी जब कानून बनाता है वो दूसरे के हित में रहे तब तो कोई वांदा नहीं, मगर उस कानून से जब मेरा अगर समझो अहित बने, मेरी भी इंक्वायरी शुरू हो जाए, शायद मेरा ही पाप खुल जाए, तो उस कानून को ना बनाते, अगर बन भी गया तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। अगर भले कांग्रेस ने उस टाइम आनाकानी की है, वो भी कांग्रेस की गलती थी। मुझे लगता है मनमोहन सिंह ने उस टाइम स्वागत करना चाहते, लाभ अन्ना जी, मैं कोई मरते दम तक पीएम नहीं रहने वाला हूं, मरते दम तक कोई प्रेसिडेंट नहीं रहने वाला है, तो चलो ये बिल अपन जन लोकपाल विधेयक पारित करेंगे और इंप्लीमेंट भी करेंगे। वो गलती उन्होंने की। आज नरेंद्र मोदी भी भले वो पारित किया हो या ना किया हो, वो लागू नहीं करेंगे। एक बार आदमी सियासत पे चढ़ जाता ना, राजकारण, सत्ता, ये शेर की सवारी होती है। वो अगर समझो वो सवारी अगर नीचे उतर जाए तो शेर उसको खा जाता है। नरेंद्र मोदी को डर है, कल अगर जन लोकपाल बिल लागू हो गया तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा, मरते दम तक जेल बिल में तो सड़ूंगा, ये डर बिल रहता तो है। लागू हो गया है, बिल तो लागू हो गया है, लोकायुक्त नियुक्त भी कर दिए गए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो जिस इंटेंशन से लाया गया था वो इंटेंशंस पूरे ही नहीं हो रहे। अन्ना ने जो आंदोलन किया था, आप लोगों ने जो आंदोलन किया था, उसके तहत जन लोकपाल बिल के बाद लोकायुक्त बनेंगे, कार्रवाई की जाएगी, वो सारी चीजें तो हो ही नहीं रही है ना। सही बोले ना। मैं मेरे खिलाफ पुलिस क्यों खड़ा कर दूं जब मुझे चोरी करना है, मुझे अगर समझो व्यभिचार करना है, मैं अगर कोई गलत काम के लिए कहाँ गया तो मैं मेरे ड्राइवर को ही बोलूंगा ना, तू भाई इधर ही खड़ा रहना, ये लो पैसे होटल में चले जाओ। मेरा बॉडीगार्ड को बोलेंगे जाओ भाई मजा मारो 2-4 घंटा, मैं भी जाओ। आदमी जब भ्रष्टाचार करता है, जब व्यभिचार करता है, कोई पाप करता है ना, जी तो अपने ही बॉडीगार्ड को बोलता है कि तू अभी यहाँ मत आना। तो भले ही ये लोकपाल विधेयक इन्होंने समझो ये कर भी दिया हो आधा उधा, लोकायुक्त तो कई कई स्टेट में लागू भी किया हो, मगर ऐसा है जो सत्ता पे होता है उसकी चलती है। जी और ये सब भैंसे, गाय, बैल, बकरे, भेड़िया, वो सत्ता को डरते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हिंदुस्तान के एक हाथ दो अफसर इस सत्ता को नहीं डरते होंगे, जैसे हमारे यहाँ जो है तुकाराम मुंडे जी, जैसे गोरा खैरनार जी थे, जैसे भूरेलाल थे, ऐसे अरुण भाटिया जी थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन दो तुम्हारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, वो भी डरे जी हुए थे। वो जी इलेक्शन कमिश्नर हालत में, जो क्या नाम उसका, न्यानेश कुमार है, उसके पहले भी राजीव कुमार थे, वो भी डरे हुए थे। वो पब्लिक के साथ ईमानदार नहीं थे, वो सत्ता के साथ ईमानदार थे। और मुझे तो उम्मीद है राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से, मुर्मू जी आप पढ़े लिखे हो, कभी प्रोफेसर भी थे, बड़े अच्छे पोस्ट भी थे, तो आपको इसमें इंटरवेंट करना चाहिए। मोदी जी ये गलत चल रहा है, ये गलत चल रहा है, जी अनटोलरेबल है। हो आप देखो इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है, राहुल गांधी कोई अकेला आदमी शराब पी के रास्ते भी घूम रहा है, या वो अखिलेश घूम रहा है, या वो दूसरा घूम रहा है लालू प्रसाद का जो लड़का जो है, ये क्या है? ये नौटंकी नहीं है, ये नौटंकी नहीं है, देश जी की डेमोक्रेसी बचाने का वो लड़ाई है। अगर इतने लाखों लोग अगर रास्ते में उतर चुके हैं, कि क्या लगता है कि मोदी सोच नहीं पाते? वो तो चाय बेचते थे, अभी भी एक हाथ पर अच्छी चाय पी लो और अपना दिमाग का ताला खोलो। राष्ट्रपति महोदय तुम कुछ सोचो, शांति में बैठ के सोचो कि ये सही है गलत है। जी और ये जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस है गवई साहब, वो तो सोचते होंगे, उनको लग रहा है उनकी पैशंस, आई थिंक सो फार उनका पीरियड भले ही कम हो, मैं समझता हूँ गवई साहब ने ये एक्शन लेना चाहिए। दिस इज गोइंग रॉन्ग। और ये कौन न्यायाधीश कुमार, वो कोई अपने बाप की जायदाद थोड़ी है कि हिंदुस्तान तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी इलेक्शन कर लो। नो नो नो। तो मुझे ऐसा लग रहा है डर तो होता है, डर तो है, ये मुझे लग रहा है, और ये लोग सोच नहीं रहे। मेरा मानना है कि इस टाइम मैं अपील किया था, इसके पहले भी लिखा था, मोहन भागवत जी तुम आरएसएस चला रहे हो, हिंदू हिंदू बोल रहे हो, और हिंदुस्तान में अफगानिस्तान पाकिस्तान सब जोड़ने वाले हो, बहुत बड़ी ख्वाहिश रखते हो, क्या तुम मोदी को लगाम नहीं लगा सकते? क्यों लगा नहीं सकते? जी क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मिलने वाला है? तुमको भी डर है क्या? मुझे ऐसा डर है, अगर मोहन भागवत मोदी के खिलाफ कुछ बोल देवे, कल ही मोहन भागवत भी ऐसे आरएस हो जाएगी। जी चलिए, बहुत यस बहुत सर, धन्यवाद मुझे आपका। तो ऐसा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खुलकर अपनी बात रखी और और बताया कि क्या हुआ था। जी आई वांट टू कंटिन्यू अगेन दिस। ये मत सोचना कि राहुल गांधी या अखिलेश
और वो जो लालू प्रसाद का लड़का, वो जब इतना बड़ा आंदोलन छेड़ रहे, योगेंद्र यादव छेड़ रहे, सब लोग शामिल हो रहे, ये मौत सोचना कि नरेंद्र मोदी जी तुम ये आंदोलन को दबा देंगे, नहीं नहीं नहीं। 1975 से 77 का मैं साक्षीदार हूं, भुगती हूं कि वो आंदोलन को नहीं दबा पाए। क्यों? कि उस टाइम इंग्लैंड, जापान, जर्मनी सब लोग इन आंदोलनकारियों के साथ में थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को बताया था, मैडम गलत हो रहा है, नाउ यू स्टॉप दिस। उनको एक गोपनीय इंफॉर्मेशन गई थी, मिलिट्री तुम्हारी बातों को नहीं सुनेगी, पुलिस वाले तुम्हारी बातों को नहीं मानेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी गलत फहमी में मत रहना कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुर्मू जी हमारी पार्टी की है, ज्ञानेश कुमार तो हमारी बात सुनते हैं, और ये जो गवई साहब है उनको भी हम देख लेंगे। नहीं नहीं मोदी जी, तुम हिंदुस्तान अकेला नहीं है इस विश्व में, बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो आज से तुम समझ जी जाओ, अगर गलत हो, तुम्हें एहसास हो, तो गद्दी छोड़ना चाहिए। ये कोई अपनी बाप की जायदाद नहीं है। मेरे किस्मत में लिखा नहीं कि मैं पीएम बनूं या सीएम बनूं और या प्रेसिडेंट बनूं। मिला, लोगों ने विश्वास रखा, मैं बन गया। जब लोगों का विश्वास नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। आई थिंक सो, मेरा अन्ना हजारे को मिलना, दैट इज ओनली इवेंट, दैट इज इवेंट, बट इट इज माई नाउ पैसेंस देयर कि मोदी, द्रौपदी मुर्मू जी या गवई साहब, आपको सोचना चाहिए। आप ऐसा ना सोचे, ये राजकारण है, ये पॉलिटिक्स है। नो नो नो, पॉलिटिक्स ही हमारा जीवन का अविभाज्य अंग है। अगर हमारा पॉलिटिक्स बिगड़ जाए तो फिर से हमारा देश अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा, जॉर्डन सीरिया जैसा हो जाएगा, गाजा पट्टी जैसा हो जी जाएगा, और ये जी गलत तरीके से चला बहुत जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिवराम पाटिल जी, आपका, आपने समय दिया और खुलकर अपनी बात रखी, बताया कि क्या हुआ था अन्ना हजारे के साथ मुलाकात में, अन्ना हजारे ने क्या बात की, आपने क्या बातें की, क्या सारी चीजें हुई, किस तरह से फोन आपका बंद किया गया, ये सारी चीजें आपने बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव शो में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिवराम पाटिल जी, जिनका वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था और उन्होंने क्या क्या बातें की अन्ना हजारे से, ये सारी बातें खुल के हमारे साथ रखी।